शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। देश में कामकाज करना है तो देश के कानून का पालन करना ही होगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी अनाप शनाप नहीं परोस सकते। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स की उस याचिका को खारिज करते हुए सब बातें कही हैं जिसमें उसने भारत सरकार के टेक डाउन के ऑर्डर को चुनौती दी थी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कानून का बेजा इस्तेमाल विदेशी कंपनियां नहीं कर सकती है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, आगे आज हम एक्सपर्ट्स से चर्चा करेंगे कि भारत में धंधा करने वाली तमाम कंपनीज को आखिर भारत के नियम कायदे मानने में दिक्कत क्या है। ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फैले रायते पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इसका ताजा शिकार बनी है एलन मस्क की कंपनी एक्स। दरअसल एक्स ने भारत सरकार के टेक डाउन के एक ऑर्डर को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि देश के कानून के मुताबिक ही कंपनी को चलना होगा। यानी एक्स को भारत में कामकाज करने के लिए भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। अभिव्यक्ति की आजादी के कानून की आड़ में कोई सोशल मीडिया कंपनी मनमानी नहीं कर सकती, चाहे वो सोशल मीडिया जायंट एक्स ही क्यों ना हो। तो चलिए समझते हैं कि एक्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला क्या है। आखिर एक्स को कोर्ट से कैसे इतना बड़ा झटका लगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एक्स को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक्स ने इसे चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। एक्स की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि वो अमेरिकी कानूनों के तहत काम करता है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा फ्रीडम है। ऐसे में वो भारत सरकार के टेकडाउन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक्स को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका कैसे लगा, ये भी समझिए। एक्स की दलीलों पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया और भारत सरकार की उन दलीलों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि विदेशी कंपनियों या फिर गैर भारतीय नागरिकों को। यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा और देश के कानून के मुताबिक वो यहाँ कामकाज कर सकते हैं। फिलहाल तो कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला भारत में काम करने वाली विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक सबक है। इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी और कंटेंट के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप परोसने से पहले 100 बार सोचना होगा। खासकर इन कंपनियों के हेड ऑफिस विदेश में हैं और ये दुनिया भर के देशों के साथ भारत में भी कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। खासकर सरकार इन पर नकेल कसने को लेकर काफी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं विराग गुप्ता जी का, जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और वकील भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर माली। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। आपने इस मसले पर बहुत सारे लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, कॉलम्स लिखे हैं। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या यही सबक मिलना चाहिए टेक जायंट्स को? निश्चित तौर पर यह सबक मिलना चाहिए। और लिखने पढ़ने से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि अगस्त 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में के.एन. गोविंदाचार्य में हमने जो बहस की थी और उस पर जो आदेश हुए थे, उन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने नए तरीके से मुहर लगाई है। और उस आदेश के अनुसार विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी थी, उस समय का जो आईटी रूल्स 2011 था उसके अनुसार। और जो नया जो अभी जजमेंट आया है, ये 2021 के रूल्स के हिसाब से आया है। एक मिनट में उसके बैकग्राउंड समझते हैं कि जब इंटरनेट आया तो उसके बाद अमेरिका में 1996 के कानून के बाद इंटरनेट कंपनियों को इंटरमीडियरी माने जाने लगा और उनके लिए सेफ हार्बर का एक सिस्टम बना कि इनको ये पोस्टमैन है, इनके ऊपर कानूनी कवच मिलेगा। और उसके अनुसार भारत में साल 2000 में आईटी एक्ट में सेक्शन 79 के तहत इनको कानूनी कवच दिया गया। लेकिन 2011 फिर 2021 में नियम बनाए गए और उसके तहत ये कहा गया कि अगर आपको कानूनी कवच यानी सेफ हार्बर चाहिए तो आपको कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। और उन जिम्मेदारियों के तहत अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होती है या कानून का उल्लंघन होता है तो उसको हटाना पड़ेगा। और अगर नहीं हटाते हैं तो सेफ हार्बर की सुविधा उनकी खत्म हो जाएगी, उनकी कानूनी जवाबदेही हो जाएगी।
सरकार ने, भारत सरकार ने साल 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहयोग पोर्टल बनाया और उस सहयोग पोर्टल का पालन देश में 38 इंटरमीडिएट कंपनियां कर रही हैं। लेकिन एक्स ने बोला कि यह सहयोग पोर्टल आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इसको काम करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकिंग का पावर 69A में है और 79 के तहत ये गलत है। और हाईकोर्ट का जो आदेश है वो बड़ा छिन्न भिन्न है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो मुझे लग रहा है कि एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और बेवजह के इतने लंबे चौड़े आदेश की ज़रूरत नहीं थी। अगर हाई कोर्ट के अनुसार विदेशी कंपनी को रिट फाइल करने का अधिकार नहीं है तो शुरुआती जुरिस्डिक्शन आधार पर ही डिसमिस करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि विदेशी कंपनियों को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं है या अमेरिका के अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले भारत में नहीं चल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक इंटरेस्टिंग बात दीपक जी बताना जरूरी है कि हाई कोर्ट में बोला गया, सरकार ने बोला कि 38 कंपनियां भारत के कानून का पालन कर रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की खबर है केरल की कि केरल की पुलिस ने राजीव चंद्रशेखरन की फेसबुक पोस्ट के मामले में जब फेसबुक से मदद मांगी तो भारत सरकार ने बोला, फेसबुक ने बोला कि अमेरिकी कंपनी से संपर्क किया जाए। तो अगर 38 कंपनियां देश के कानून का पालन करती हैं तो मेटा भारत में केरल पुलिस को सही सूचना मुहैया क्यों नहीं करवा रही है? तो मुझे लग रहा है बड़ा मसला ये है कि कानून होने के बावजूद विदेशी कंपनियां भारत के कानून का पालन नहीं करती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। एब्सोल्युटली। और यही बात शुरुआत से इस पूरे मामले की अगर जड़ में आप जाएंगे, जिसका जिक्र अभी विराग जी ने भी किया, शुरुआत से बात यही है कि आप भारत में काम कर रहे हैं, भारत के कानून मानिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अगर कोई कंप्लायंस के इश्यूज होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होना, तो भाई आपका अधिकारी यहाँ होना चाहिए। आपके अधिकारी यहाँ होते नहीं हैं, हम बात किससे करें, जवाबदेही किसकी सुनिश्चित होगी? ये सब हवाई बातें जो रवैया अख्तियार करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, इसी वजह से इनको ये दिन देखने को पड़ते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, फटाफट से दुबे साहब आपके पास आ रहा हूँ। करते क्या है सर ये? इनको मतलब मिलता क्या है? आपको यहाँ की ऑडियंस भी चाहिए, आपका कंज्यूमर भी चाहिए, सब्सक्राइबर बेस भी यहीं से चाहिए आपको, और कंप्लायंस करने में आपके पसीने छूट जाते हैं या आप बगलें झांकने लगते हैं। ऐसा क्या है सर उन कंप्लायंस में कि इन कंपनीज को दिक्कत होती है? दुबे साहब। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ट्विटर को बाकी सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग देखता हूँ। ट्विटर मुझे सोशल मीडिया से ज्यादा एक पॉलिटिकल टूल लगता है। यदि आप गौर से देखें तो भारत में फेसबुक के करीब 38 करोड़ यूजर होंगे, इंस्टाग्राम के करीब 41 करोड़ हैं और ट्विटर के 2 करोड़ भी नहीं है, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, जिसमें से 20-25% फेक यूजर्स भी होते हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऐसे में जो 1-1.5 करोड़ यूजर हैं उस पर जो ओपिनियन सेट होती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज बनती है, चाहे वो कुछ ट्रेंड करने लगे, चाहे किसी के बारे में डिफेमेशन हो, किसी को बुरा भला कहना हो। ऐसे में ट्विटर हैज बिकम अ वेरी वेरी पावरफुल नैरेटिव सेटिंग टूल ग्लोबली, इंडिया में नहीं ग्लोबली। तो जब इलॉन मस्क ने उसको खरीदा तो वो प्रॉफिट से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा के लिए खरीदा गया, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे में ट्विटर का ही ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि ट्विटर इस वजह से नहीं कि वो कंप्लायंस कर नहीं सकता, कंप्लायंस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन से बड़ी नॉर्मल सी है। और किसी भी देश को यह अधिकार है कि वो अपने यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट ऑर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए जो भी स्टेप है उठाने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ी है, व्हाट्सएप पे यदि कोई चीज वायरल होती है और हम उससे पूछते हैं कि सोर्स दीजिए और वो नहीं दे पाता, तो फिर हम कैसे रिलीज दें किसी? या ट्विटर पर कोई चीज ऐसी होती है जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि ये एजेंडा कौन चला रहा है और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, तो फिर कैसे रिलीफ मिलेगा उस व्यक्ति? ऐसे में इंटरमीडिएट्स का सहयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सहयोग जो पोर्टल उसकी शुरुआत हुई थी, बाकी लोगों ने काफी हद तक किया। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें शायद वो इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं दे पाए, पर जहां तक मेरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस हैं, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। इनफैक्ट टेलीग्राम ने भी डेटा देना शुरू किया, बड़ा अच्छा देता है, वो क्विक दे देता है, पर ट्विटर हमेशा से रोड़े अटकाता रहा है। और आज भी मेरे ख्याल से वही एक माइंडसेट के तहत उन्होंने ये केस किया था, जिसके लिए अब उनको जो एक क्लियरिटी मिल गई है कोर्ट से। लेकिन जैसा कि विराग जी कह रहे हैं, एक लंबी लड़ाई है, इतनी आसानी से ये चीज यहाँ कंक्लूड होने वाली है नहीं। इसके बाद वो फिर जाएंगे और एक डिस्कशन लेकिन शुरू होगा। पर ये बात तय है कि ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ ट्विटर को है, बाकी प्लेटफॉर्म इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए कम से कम। एब्सोल्युटली।
देखिए कोर्ट ने ये भी कहा, डॉक्टर माली हमारे साथ हैं, जो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रेगुलेशन इज नॉट न्यू, द जजमेंट क्लैरिफाइड इन फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हैज ऑलवेज बीन रेगुलेटेड, पोस्टल टाइम से लेकर मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये भी कहा है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी साइट की गई हैं, बट हिपोक्रेसी जो है वो हाईलाइट की गई। अब टेक इट डाउन एक्ट इन यूएस को जो है एक्स फॉलो करता है, नॉन कंप्लायंस क्रिमिनलाइज्ड की जाती है, बट जो सिमिलर ऑर्डर इंडिया में आते हैं उनको रजिस्ट करता है। तो ये हिपोक्रेसी भी जो ना हाईलाइट हुई है कोर्ट में। डॉक्टर माली बताइए कि ये इनको प्रॉब्लम क्या है, और भारत में जो रूल इनसे फॉलो करवाए जाने चाहिए वो कोर्ट के माध्यम से ही होंगे, बिना सख्ती के, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के नहीं करेंगे सर ये? देखिए 79(3) भी जब फॉलो नहीं होता, हाँ, तब इन पे एफआईआर होना जरूरी है। अगर हम ट्विटर जब हमें कोर्ट में घसीट रही है, उसके पहले अगर हम उन्हें पुलिस स्टेशन में घसीटे तो उन्हें भी समझेगा ना कि कानून की ताकत क्या है भारतवर्ष में। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं है, अभी एक कोर्ट में से निर्णय आता है और ये बड़ी कानूनी जो लड़ाई है लंबी लड़ी जाती है। जैसे कि कर्नाटका कोर्ट का ही एक पुराना अभी ये साल का ही जजमेंट है, जिसमें प्रोटॉन मेल जो भी वो भी किसी को डेटा देता नहीं है भारत में, स्विट्जरलैंड में कंपनी है, देते नहीं है डेटा, उनके खिलाफ भी एक जजमेंट आई हुई है, फिर भी अभी तक उसे बैन नहीं किया गया भारत में। तो जब तक सरकार भी कड़े कदम नहीं उठाएगी ना इनके खिलाफ, तब तक ये मुमकिन नहीं है। देखो इनकी जो इंटेंशन है वो देखे जाते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। क्या जरूरत है ट्विटर जैसे इंटरमीडियरी को पब्लिक पॉलिसी, या मेटा जैसे इंटरमीडियरी को पब्लिक पॉलिसी में जो इन्फ्लुएंस करे, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ये पैसा दे, या पब्लिक पॉलिसी का जो इनका हेड होता है जिसे करोड़ों रुपया देते हैं इंडिया में, उन्हें ये रिक्रूट करे। इन्हें किसने पावर दिया है कि एक पब्लिक पॉलिसी को यहाँ पे एक नैरेटिव बना के मोड़े? तो इनके जो ये कारस्तान है जिसमें ये भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, भारत के लॉ को चैलेंज करते हैं, उसे एक बार नहीं, मैं तो कहता हूं कहीं अलग अलग स्टेट्स में इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करके इन्हें ये बताना चाहिए कि जब तुम्हें बताया जाता है कि तुम इसे फॉलो करो, इस सेक्शन को फॉलो करो, नहीं करते, तुम्हारा सेफ हार्बर प्रोविजन चला जाता है, और चला जाने के बाद जो होता है वो उनके साथ होना जरूरी है। तभी ये हमारे जो कानून है उसको स्ट्रिक्टली मानेंगे, नहीं तो ये हमें आंख दिखाते रहेंगे। जो इनकी ताकत नहीं है इन्हें करना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर माली ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कहा। देखिए डेटा प्राइवेसी के वायलेशन ऐसा नहीं है। अब फेसबुक जो मेटा है, गूगल है, ये तमाम जो कंपनीज हैं ये ईयू में अंडर जीडीपीआर में बिलियंस में फाइन हो चुकी हैं, राइट। एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल हो चुके हैं इन पे यूएस में, गूगल पर, अमेजॉन पर, एप्पल पर। एक्विजिशन देखिए इनके अक्रॉस पार्टी लाइंस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सब जगह बायस इन एल्गोरिथम तमाम लगे। अब सबसे बड़ी बात जो हिपोक्रेसी की बात जिसको मैं कर भी रहा था कि भाई आप यूएस के एक भी अगर आपका फरमान जारी हो गया तो यूएस के लॉ तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, लेकिन इंडियन लॉ से सिर्फ प्रॉब्लम है। सिर्फ इंडियन लॉ से क्यों प्रॉब्लम है विराग जी? इनको बाकी तो दुनिया में जहां जहां इनको डंडे पड़ते हैं वहां तो ये नतमस्तक होकर कामकाज शुरू कर देते हैं। विराग जी? दीपक जी आपने बिल्कुल सही बोला। और अमित जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो अमित भाई की सामान्यतः मैं सारी बातों से सहमत रहता हूँ। आज थोड़ी असहमति अपनी व्यक्त कर रहा हूँ कि जब उन्होंने बोला कि ट्विटर के अलावा बाकी सारी कंपनियाँ फॉलो करती, कंप्लाई करती, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक डिसएग्री करता हूँ। जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कराया तो उसमें 3 पार्टियाँ थी, गूगल थी, फेसबुक थी और ट्विटर थी, और तीनों कंपनियों ने जो हाई कोर्ट के आदेश का कैसे पालन किया बताते हैं। उनको बोला गया कि आप ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करिए, और उन्होंने आयरलैंड और अमेरिका में ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया और बोला कि अगर आपको अपनी शिकायत करनी है तो डिजिटल सिग्नेचर से शिकायत करिए। डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ 18 साल से ऊपर के व्यक्ति कर सकता है, तो अकाउंट कोई भी बच्चा खोल सकता है, लेकिन शिकायत करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। इसलिए वो कंपनियां आज तक भारत के कानून का कोई भी विदेशी कंपनी पालन नहीं कर रही है। ये पहली बात है। टुटपुंजिया स्तर पे कर रही होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई नहीं करती। 3-4 बातें बताता हूँ।
पूरे देश के सारे बड़े अखबारों में फुल पेज आप विज्ञापन देखते होंगे, फेसबुक का, मेटा का, व्हाट्सएप का, गूगल का, और उसमें बताते हैं कि करोड़ों साइबर अपराध हो रहे हैं, हम ऐसी सजगता बरत रहे हैं। लेकिन वो कौन सी कंपनी करती है किसी को नहीं पता। भारत की कंपनी कर रही है कि अमेरिका की कंपनी कर रही है, उसके भारत में कानूनी जवाबदेही क्या है। और यहाँ पर एक वो यक्ष प्रश्न आता है जिस पर आपने शुरू में पूछा था कि कंप्लाई क्यों नहीं करना चाहते हैं। कंप्लाई इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जिस दिन भारत में इनका दफ्तर आ जाएगा तो इनकम टैक्स कानून के तहत इनका जो फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पी की डिफिनेशन के दायरे में ये जब आ जाएंगे तो इनके ऊपर खरबों रुपए की भारत में टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इनके टर्नओवर में भारत की पॉपुलेशन का हिस्सा 17% है। 17% आमदनी पे इनको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। और 2017 में, आज से 8 साल पहले, हमने वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया था जिसमें बताया था कि ये 10 बड़ी कंपनियां भारत से 20 लाख करोड़ का अवैध कारोबार कर रही हैं और उसमें टैक्स नहीं देती हैं। लेकिन जो नया इनकम टैक्स कानून आया है, जो नया जीएसटी कानून आया है, उसमें इन कंपनियों की टैक्स जवाबदेही स्पष्ट करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि सहयोग पोर्टल के साथ ये सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि ये जाइंट्स जो भारत के सूचना तंत्र को पूरा कब्जा किए हुए हैं, जिनकी वजह से भारत का पूरा समाज सोशल मीडिया का दीवाना है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल नहीं है। सवाल दो हैं। पहला, भारत की सॉवरेंटी का, कि भारत के देश में भारत का कानून विदेशी कंपनियों पर लागू होगा या नहीं होगा, और दूसरा, ये कंपनियां भारत में टैक्स देंगी या नहीं देंगी। और अगर इन दोनों बातों पर हमने सही बात तरीके से नहीं किया, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि नेपाल में जो हुआ, नेपाल में यही हुआ। चूँकि नेपाल छोटा देश था, वहाँ पर उन्होंने शीर्ष पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नेपाल के सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया कि हम नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, नेपाल का कानून का पालन नहीं करेंगे। और भारत में भी अप्रत्यक्ष तरीके से कानून की संगठित तौर पर ये कंपनियां अवहेलना कर रही हैं। एब्सोल्युटली। अब सहयोग पोर्टल भी गवर्नमेंट इनसे क्या कह रही है कि भैया आप आके यहाँ पर जो भी आपका आपत्तिजनक कंटेंट है, जो हमारी सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा है, आप कर लीजिए। अब ये ऐसे नैरेटिव बनाते हैं। टेक डाउन का मतलब क्या होता है? अब मैं बार बार कह रहा हूं ना, अमेरिका में जब टेक डाउन होता है तो ये उनके साथ हो लेते हैं बिल्कुल कि हम साहब टेक डाउन करेंगे। और भारत में ये जगह जगह जाके बोल रहे हैं, देखिए साहब ये तो हमको ब्लॉक करने के लिए बोल रहे हैं, देखिए साहब ये तो ब्लॉक करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये इसका फायदा उठाकर इन पर आरोप यही लगते हैं। बट बहरहाल दुबे जी ये बताइए, अब कंप्लायंस विद आईटी रूल्स का मैं पूरा डेटा देख रहा था, तो एकमात्र अगर आप गूगल और यूट्यूब को छोड़ दें तो बाकी सब थोड़े थोड़े उहापोह की स्थिति में है। एक्स तो मतलब पार्शियली कंप्लायंट लग रहा है। हाँ, ग्रीवियंस ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया है बट डिस्प्यूटेड है वो रोल अभी भी। डेटा लोकलाइजेशन तो कतई नहीं है, साफ साफ है। कोऑपरेशन हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। फेसबुक को हम ये मान सकते हैं थोड़ा डेटा लोकलाइजेशन का काम इन्होंने किया है, ग्रीवियंस ऑफिसर भी इन्होंने नियुक्त किया है, इंस्टा में भी किया है। बट जो आप कह रहे थे जैसे टेलीग्राम है, इसका तो कोई ऑफिसर ही नहीं है अभी हिंदुस्तान में। डेटा लोकलाइजेशन दूर दूर तक नहीं है और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन भी ऐसा लगता है कि नॉन कोऑपरेटिव है। सिग्नल भी इसी तरह का था, उसका भी नहीं है। तो कुल मिला के इन तमाम विवादों के बावजूद, प्रेशर्स के बावजूद, ये लोग अभी भी पूरी तरह से कानून नहीं मान रहे दुबे जी। तो फिर हम इन पर कैसे विश्वास करें? देखिए, कानून बनाया जाता है किसी चीज की, किसी प्रोसेस को की एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट बनाने के लिए। प्रॉब्लम जो हमें थी कि भाई जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनके निराकरण टाइमली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डेटा डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मेरा जो रिस्पॉन्स था उसके बेस पर थी। टेलीग्राम पहले नहीं देता था, बड़ी प्रॉब्लम करता था, अभी देने लगा। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा इंप्रूव हुआ है। कंप्लायंस अभी भी वो नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस फेसबुक भी नहीं कर रहा जैसा पूरी तरीके से, और बाकी भी नहीं कर रहे हैं। पर सवाल ये है, जैसे सर ने बोला कि अभी इनकम टैक्स वाली बात है, वो जो भी कर रहे हैं वो कोई इलीगल तरीका नहीं है पैसा कमाने का। हाँ, ये बात और है कि यदि वो यहाँ फुल फ्लेज आएंगे तो इनकम टैक्स के प्रावधान में आएंगे, वो तो फिर सरकार का कॉल है, आप उनको उसके लिए बाध्य कीजिए। लेकिन जो अभी भी स्टेट है वो भी इलीगल स्टेट नहीं है। कंप्लायंस फॉलो ना करना और उसके बेस पर उन पर क्या पेनल्टी लगाना, उस पर तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अभी जो ट्विटर की बात थी कि कुछ टेक डाउन के लिए बोला गया, हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, ये तो वायलेशन है, ये तो सीधे वायलेशन है। इसलिए मेरे ख्याल से ट्विटर को मैं अलग आंकता हूं, और ये वायलेशन हमेशा से ट्विटर करता रहा है। ट्विटर ने कभी सीधे सीधे सुना ही नहीं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभी जो हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिक्वेस्ट डालती हैं
उनके जवाब आते हैं और वो क्विकली भी आते हैं। मैंने 2-2 घंटे, 1 घंटे के अंदर भी टेक डाउन कराए। तो इसलिए आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। और मैं बड़ा ग्राउंड लेवल आपको पिक्चर दे रहा हूँ। जहां तक कंप्लायंस की बात है, आई एग्री विद यू ऑल कि वो कंप्लायंस अभी भी पूरी तरीके से तो फॉलो नहीं है। डेटा की जहां तक बात है, डीपीडीपी एक्ट है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उसके बाद उनको नोटिस दीजिए, डेटा प्रोटेक्शन कोड बनाइए। वो तो हमारे कानून के तहत ही होना चाहिए। हम जब तक कोई इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप उस लॉ को फॉलो करने लगेंगे। आपने एक लॉ बनाया, उसके लिए एग्जीक्यूशन कहाँ किया? तो डीपीडीपी एक्ट के तहत जो डीपीपी बोर्ड है, यदि उसका पावर है तो भेजे, और उसके बाद यदि वो डेटा लोकलाइजेशन जो एक्सपेक्टेशन है वैसे नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाए। मेरे ख्याल से वो स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। पर हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि प्रोएक्टिवली वो कोई कॉल लेकर इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, तो वो तो होने से रहा। क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, विदेशों की भी है। वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे पुश करके उसको कंट्रोल में लिया। यूएस की बात अलग होती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यूएस में तो प्रोटॉन मेल ने भी जवाब दिए हैं। हमारे यहाँ प्रोटॉन मेल ने कभी कोई ढंग का जवाब भी दिया नहीं, हमेशा मना किया। लेकिन वहाँ यूएस के पास मेरे पास यूएस में तो एलेक्सा जो है, एक मर्डर केस में एलेक्सा ने कुछ आवाजें सुनी, उसने जब जवाब दिया, अमेजोन से रिस्पॉन्स लिया गया, उसके बेस पे केस सॉल्व हुआ है। हमारे यहाँ थोड़ी एलेक्सा जवाब दे देगा कि भाई क्या क्या रिकॉर्डिंग की है उस समय। तो ये कुछ जो प्रायोरिटीज हैं या जो हम कहेंगे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये उनका रहा है। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि भारत को उस क्षेत्र में आवाज उठानी चाहिए कि हमें भी अधिकार है कि यदि हमारा डेटा है और हम उस डेटा को ही मांग रहे हैं, उसी को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्यों किसी को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और ये बात किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है ही नहीं, ये बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। यदि हम लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं मेंटेन कर पा रहे तो हम किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे बचा पाएंगे? तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। आप किसी को हैरेस कर रहे हो और उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हो जो उसको हैरेस कर रहा है, और कह रहे हो नहीं वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सामने वाले का, ये तो गलत है, ये तो उसके संग अत्याचार है जिसके संग ऐसा होगा। तो नहीं, मेरा पॉइंट थोड़ा नहीं, एब्सोल्युटली सर, गॉट योर पॉइंट सर, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ विराग जी, और आप अगर यहाँ चाहते हो कि साहब हमें प्रोटेक्शन मिले, रूल ऑफ लॉ के तहत मिले, तो रूल ऑफ लॉ तो ये भी कहता है साहब जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो चुपचाप से यहाँ पर टैक्स दे दो। अब यहाँ पे तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट कर देते हैं लो टैक्स कंट्रीज में, ट्रांसफर प्राइसिंग स्कीम्स के तहत वहाँ भाग जा रहे हैं। अब वहाँ पे कौन इनको पकड़ेगा? अब आयरलैंड चले जा रहे हैं, सिंगापुर चले जा रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहे हैं कि साहब वहाँ पर इनकी अर्निंग हो रही है। तो पैसा यहाँ आप देना नहीं चाहते हो, टैक्स यहाँ पर आप देना नहीं चाहते हो, और छोटी छोटी बात पे जो है वो कहते हो कि साहब हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई। क्विकली डॉक्टर माली के पास आऊँगा, लेकिन विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। दीपक जी, 3 बातें हैं। पहले नंबर पर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं मानता हूँ कि टेक्निकली गलत डायरेक्शन पे चला गया है और आगे आकर के दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब वो श्रेया सिंघल 66A की बात करते हैं तो 66A से कोई लेना देना नहीं है, और ये मामला 79 का और 69 का था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि कमर्शियल जब मैटर होता है तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले सामने नहीं आते हैं। और आखिरी बात कि प्रशांत भाई ने और अमित भाई ने जो 2 बातें बोली, दोनों को जोड़ दीजिए तो वो बोल रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी के नाम पर ये क्या करते हैं, लाइजनिंग करते हैं। और जब अमित भाई बोल रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों से रूल्स अभी तक लागू नहीं हुए हैं, वहीं पर सारी पूरी कहानी आती है किन कंपनियों के ऊपर आज बेलगाम हैं और न इनके डेटा का ये कारोबार करती हैं, ना उस पर जीएसटी लगता है, और ये सिर्फ मार्केटिंग पे, विज्ञापन पे टैक्स दे रही हैं, बड़ी आमदनी पर टैक्स बचा रही हैं। तो जब भारत में जीएसटी की वजह से हमारे सरकारी खजाने की आमदनी कम हो रही है और हमको फ्री बीज के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, इन कंपनियों पर टैक्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार आईटी और साइबर के विषय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ये कंपनियां भारत के कानून का पालन करें, भारत में टैक्स दें और पुलिस को सारी जानकारी दें, ये महत्वपूर्ण विषय है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर हम एकेडमिक बहस में जाएंगे तो जाना था जापान पहुँच गए, चीन, कहीं और हम पहुँच जाएंगे। नहीं, आपने सही कहा। अभी आपने बोला कि जैसा जीएसटी ये दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। अब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा अब, लेकिन वो भी किस पे दे रहे हैं? 18% दे रहे हैं डिजिटल सर्विसेज पे, ऐड हो गया, क्लाउड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, उस पे दे रहे हैं। प्रॉफिट नहीं बताते हमको ये। तो कहीं अगर किसी को ये लग रहा है कि साहब जीएसटी के रूप में ये टैक्स भी खत्म कर दिया। कौन सा सर? गूगल टैक्स जो इक्वलाइजेशन ड्यूटी थी 6%, वो भी खत्म हो गया ट्रंप प्रशासन के दबाव के बाद। एब्सोल्युटली, इक्वलाइजेशन लेवी
एब्सोल्युटली, गूगल टैक्स जिसको कहा जाता था वो 6 से 2% हो गई सर। पहले 6% थी, अब 2 हो गई या पूरी चली गई? तो उस पे भी कर दिया ट्रम्प प्रशासन का, वहां पर भी दबाव है। तो कहां आप डिच करेंगे इंडियन लॉज को और फिर बोलेंगे कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? डॉक्टर माली, आप तो कह रहे हैं कि साहब इन पे एफआईआर करो और जेल डालो इनको, तब जाके भय बिन होए न प्रीत, ऐसा ही करना पड़ेगा सर। तो ऐसा ना हो फिर तब दुनिया हमें उभरते हुए भारत को ये बोले कि देखिए साहब ये तो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा करते हैं, तो फिर एक और बहाना मिल गया कि चलो भाई भारत से अपना व्यापार समेटो, हमें नहीं करना भारत से बातचीत और व्यापार। ऐसा तो नहीं होगा सर? जेल जाएंगे इसकी कोई शाश्वती नहीं है, बड़े लॉयर्स हैं, सब बेल मिल जाएगी उन्हें। लेकिन एक एफआईआर होने से एक इन्वेस्टिगेशन होता है। जस्टिस बिगिंस व्हेन एफआईआर इज रिकॉर्डेड, एफआईआर जब तो कलम लगेंगे, कलम की अवहेलना हुई ये प्रूव होगा। अभी क्या हो रहा है कि ये मीडिया में ही हम गाए जा रहे हैं, मीडिया में ही हम चिल्लाते हैं, कोई लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, कोई पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है, लेकिन जब तक आपका जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म आपको चालू करना है तो इनके खिलाफ जब 79(3)(b जब आप सेफ हार्बर प्रोविजन जो दिया गया है इसकी अवहेलना होती है तो इनके खिलाफ एफआईआर बनती है। और एफआईआर जब बनेगी तभी ये जवाबदेह होगी, इनकी जो स्टेटमेंट्स होगी वो पब्लिक व्यू में आ जाएंगी, जो भी पुलिस को दी जाएगी या कोर्ट में जीरा होगी, और इससे इन्हें दबाव बना रहेगा कि गलत करने पे इसका कोई तो खामियाजा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इनके उल फुजूल इन पे कोई एफआईआर कर दीजिए, आप जो कानून का अवहेलना हो रही है तो उसकी एफआईआर कीजिए। दूसरी चीज, वैसे भी बोला जाता ही है कि हमारा जो कई बार ये जो डिजिटल स्पेस है, भारत का डिजिटल स्पेस, वो यूएस एम्बेसी से चलता है, तो ये उनके कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए चलता है। इस जो लोगों की भावना है ना, इसको तोड़ना जरूरी है। लोगों का जो आउटलुक है ये बन चुका है कि हम इनकी गुलामी करते हैं, डिजिटल गुलामी करते हैं, है तो डिजिटल इंडिया लेकिन डिजिटल गुलामी यूएस की करते हैं। तो इसको भी तोड़ना जरूरी हो गया है। अगर नहीं हम तोड़ेंगे तो ऐसे ही ये ट्विटर हुआ या मेटा हुआ या गूगल हुआ या अमेजॉन हुआ हमारे सर पे बैठेंगे। हमारा कानून है, हम, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार को करना चाहिए, तो कोई भी पुलिस स्टेशन, छोटा मोटा पुलिस स्टेशन देहात में भी इसको कर सकता है और इसी से कानून का राज प्रस्थापित होगा ना। अभी तो अगर हम कानून का राज प्रस्थापित नहीं बता रहे हैं तब तक ये हमें अपनी आंखें बताते रहेंगे, और ये कब का हो जाना चाहिए। अभी हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इन्हें रोकना पड़ेगा आपको, और इसको रोकना जरूरी है, नहीं तो ये हमारा देश का कल्चर का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भावनाओं का नैरेटिव लेके चले जाते हैं। Absolutely. इनको जो चाहते हैं वही चलाते हैं ये, और यही मीडिया पे भी हावी कर देते हैं। एब्सोल्युटली, पैसे पे पैसा कमाए जा रहे हैं। गूगल का आप देखिए, सिर्फ गूगल का ही मैं देख रहा हूँ 2022-23 का एस्टिमेट देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन मार्केट इनका 20,000 से 25,000 करोड़ है। टैक्सेस पेड इन इंडिया, मैंने ये शुरू में कहा था कि सबसे ज्यादा कंप्लायंट जो है वो गूगल है। कितना दे रही है? 1,000-1,500। क्यों? सारा का सारा प्रॉफिट जो है, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज बुक्ड ऑफशोर, तो इतना यहां पर पीनट्स बराबर दे रहे हैं। बट एनीवे, हाँ, आप संक्षेप में कुछ बोल दीजिए सर विराग जी। दीपक भाई, साल 2015 में भारत में गूगल की आमदनी 4,29,000 करोड़ रुपए थी और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में टैक्स देते थे। 10 साल में इनकी आमदनी कितनी बढ़ गई होगी इसका हमको कोई अनुमान नहीं है। दूसरी बात प्रशांत भाई की भाई इमोशनली अच्छी है। पिछले आम चुनाव के पहले गाजियाबाद में दूसरी जगहों पर ट्विटर के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसके बाद ट्विटर में तख्ता पलट हुआ, भारत में कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। सिविल मामलों में क्रिमिनल बनाना मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। और इस मामले में बेसिकली जब स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों पर टैक्स वसूला जाए तो सही मायने में स्वदेशी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। एब्सोल्युटली। तो प्लेटफॉर्म्स कब ये बताएंगे कि भैया कितना पैसा यहां से आप कमा रहे हो और कितना आप ऑफशोर भेज देते हो? टैक्स असेसमेंट की जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, नंबर 1, और नंबर 2, ठीक है टैक्स पैक्स जाए अलग चीज़ है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, बट साथ ही साथ में अगर आपके किसी प्लेटफॉर्म पर आई हुई पोस्ट के कारण अगर देश की अखंडता, संप्रभुता और हमारी जो फ्रीडम है वो अगर खतरे में पड़ती है तो फिर आप पर तो रूल लागू होने चाहिए ही चाहिए। उससे आपको दिक्कत क्या है? ये 2-3 सवाल ऐसे रहेंगे जो इन बड़ी कंपनी से पूछे जाएंगे। थोड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत में ही ये सवाल उठते हैं और फिर इन कंपनीज़ के पक्ष में
भारत के ही कुछ लोग मोटा मोटा पैसा लेकर कोर्ट्स में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स लेकर, और ये बार बार इसी तरह से बच जाते हैं। बहरहाल जवाबदेही सुनिश्चित हो ना हो, नजीर जाए भारत से, यही उम्मीद हम करते हैं कि नजीर जाए भारत से कि हम भारत अपनी अखंडता संप्रभुता के लिए बड़े से बड़े टेक जायंट्स को भी नहीं बख्शते हैं जब बात आती है कानून की। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराग जी, वक्त निकाला आपने। अमित दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबर।